friends, this is Akash Kumar, Assistant Professor, Mathura Singh Teacher Training College, छपरा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये जो टॉपिक है ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग से संबंधित है। जैसे आपने मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के जो काइंड्स होते हैं, फैमिलीज हैं, उसके बारे में पढ़ा है। अब उन्हीं फैमिलीज में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके जितने भी मेंबर मॉडल्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इस मॉडल के बारे में हम आज बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसे आपने इसके नाम में जाना है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में या फिर आम जीवन में भी आप कॉन्सेप्ट या फिर अवधारणा या फिर संप्रत्यय से संबंधित बहुत सारे जो तथ्य हैं उसे सुनते हैं। कुल मिलाकर आप ये जान लें कि कॉन्सेप्ट आपकी बोलचाल की भाषा में आने वाला शब्द है, लेकिन कॉन्सेप्ट का वास्तविक मीनिंग क्या होता है ये आज हम इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में समझेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा है, इसके प्रणेता जेस ब्रूनर है। जी हाँ, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है इसको जेरोम एस ब्रूनर ने डेवलप किया था, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ बातें कही थी। ब्रूनर ने कहा था कि कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए जो जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन जो होते हैं, ये दो मेंटल टेंडेंसी या फिर मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जनरलाइजेशन या फिर कैटेगराइजेशन जैसे मेंटल टेंडेंसीज क्या है और ये टेंडेंसीज किस प्रकार के टेंडेंसीज हैं, किस प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जनरलाइजेशन। अब ये जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन, इसके बारे में मैंने लिखा है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में सिमिलरिटी को ढूंढता है। अब ये जो सिमिलरिटी को ढूंढना, फाइंडिंग आउट सिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ब्रूनर ने कहा था कि ये किसी भी बच्चे में, किसी भी छात्र में इन्नेट होता है, अर्थात जन्मजात होता है। इसके उदाहरण से हम ये समझेंगे कि यदि किसी बालक को आप चांद से परिचित करा दीजिए, बता दीजिए बच्चे को कि ये चांद है। आप सभी जानते हैं कि चांद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका दिन प्रतिदिन आकार बदलते रहता है। आकार बदलने के साथ साथ उसकी रोशनी में भी कमी या फिर अधिकता आती है। इसके बावजूद भी आप उस बालक को चांद के किसी भी आकार को जब दिखाते हैं तो वो उसे चांद ही बोलता है, और यही कहलाता है विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलरिटी को ढूंढना। और ब्रूनर ने कहा था कि यह एक ऐसी मेंटल टेंडेंसी होती है जो बच्चे में जन्मजात होती है। जो दूसरा मेंटल टेंडेंसी है कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए, फिर कॉन्सेप्ट जानने के लिए, वो है कैटेगराइजेशन। ये ठीक जनरलाइजेशन के उल्टा होता है, और इसमें मैंने लिखा है भिन्नता प्रकट कर वर्गीकृत करना। जहां जनरलाइजेशन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में समानता को ढूंढता है, तो कैटेगराइजेशन जो है भिन्नता को देखते हुए उसे उनसे अलग या फिर वर्गीकृत करने का कार्य करता है। और इसका भी उदाहरण जेरोम एस ब्रूनर ने बहुत ही सहजता से दिया है। वो ये कि एक छोटा बालक भी अपने मां को परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न समझता है। अर्थात ये ब्रूनर के अनुसार वह कैटेगराइजेशन करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर ये जो जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन जो है
ये ऐसे मेंटल टेंडेंसीज हैं जो कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए जरूरी है और स्वाभाविक भी है। और ब्रूनर के अनुसार ये इन्नेट है, जन्मजात है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी बालक अपने वातावरण को समझने का निरंतर प्रयास करते रहता है, परंतु प्रश्न ये है कि वह अपने वातावरण को समझता कैसे है। स्वाभाविक है, वह जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन के माध्यम से वह वातावरण को समझता है और कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन को जानना करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट का वास्तविक मतलब क्या होता है। ब्रूनर ने बताया कॉन्सेप्ट चिंतन के लिए एक आधारभूत उपकरण है, यानी जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे चिंतन है। जैसे ही हम संप्रत्यय से रूबरू होते हैं, हम चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि कॉन्सेप्ट अनवरत या निरंतर अधिगम को कम करता है। अब ये कांस्टेंट लर्निंग क्या है, ये निरंतर या फिर अनवरत अधिगम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल। आप किसी बच्चे को अपने कक्षा कक्ष में ले जाइए और उससे पूछिए कि इस कक्षा कक्ष के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। वो सीधा ये बताता है कि कक्षा कक्ष के अंदर कुर्सी है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है और अन्यत्र सामान है। वो कभी ये कहने का प्रयास नहीं करता है कि अगर कक्षा कक्ष में बहुत सारे चेयर्स हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो वो कुर्सी 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 इस तरह का कोई रट नहीं लगाता है। वो टेबल 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 इस प्रकार का रट नहीं लगाता है। वो सीधे ही कुर्सी और टेबल कहकर, यानी कॉन्सेप्ट को बताकर अपने पूरे अनवरत चल रहे अधिगम को कम कर देता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अधिगम पे को ये कांस्टेंट लर्निंग को कम कर देता है, जिससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे ये जो अंतिम पॉइंट है, इसमें कॉन्सेप्ट के वास्तविक मीनिंग को समझेंगे, वास्तविक अर्थ को समझेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि वास्तव में कॉन्सेप्ट किसी वस्तु या इंसिडेंट, जिसे घटना और प्रसंग कहा जाता है, में विद्यमान गुणों में मतभेद या भिन्नता के बावजूद विद्यमान समानता के आधार पर वर्गीकरण करना है। अर्थात ये है, अब इस एग्जांपल से हम इस पूरे डेफिनेशन या फिर मीनिंग को, अर्थ को समझ सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी वस्तु में विद्यमान जो गुण है। जाहिर सी बात है, जब गुण विद्यमान होते हैं तो उसमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं, भिन्नताएं भी होती है, लेकिन उन भिन्नताओं के बावजूद भी किसी भी वस्तु या फिर घटना में विद्यमान सामान्य गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करना ही कॉन्सेप्ट है या फिर संप्रत्यय है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, काउ, एस, कैमल। गाय, अगर इसके गुणों को देखा जाए तो ये दूध देती है, डोमेस्टिक एनिमल है, और इसके यूं कहिए कि यह पालतू जानवर है। यहाँ पे एस है, इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे कमल है, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिस प्रकार गाय की विशेषताओं को मैंने बताया है। लेकिन इनमें सबसे कॉमन जो विशेषता ये है कि ये सभी एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं, यानी ये सभी पौधे और पौधे से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं, यानी ये शाकाहारी हैं, ये हर्बीवोरस है। और ये जो हर्बीवोरस है, यही है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे प्राप्त किया, तो इन विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के बीच विभिन्नताओं के बावजूद, क्योंकि काउ एस से भिन्न रहता है, एस कैमल से भिन्न रहता है, लेकिन सबके कैरेक्टरिस्टिक के बीच में एक समानता ये दिख रही थी कि सब एक ही प्रकार के भोजन खाते हैं, और उस आधार पर हम इसे हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी पशु कह सकते हैं। तो इसे हम लोग कॉन्सेप्ट कहेंगे। यह एक संप्रत्यय या फिर अवधारणा है। अब आइए इसको हम यहां समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है,
ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को अटेन करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन की जरूरत पड़ती है, के सहारे की जरूरत पड़ती है, और जिसे जेरम ब्रूनर ने इनेट मेंटल टेंडेंसीज का यानी जन्मजात मानसिक प्रवृत्ति का नाम दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज आप लोग को बता दूं। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने एक चीज यहां पे लिखा है एग्जाम्पल। तो क्या एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट में कोई समानता होती है या फिर इसमें कोई बड़ा या छोटा है? तो मैं आप लोग को इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ब्रॉडर देन द एग्जाम्पल, कभी भी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बड़ा होता है। अब आइए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को समझते हैं। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि कॉन्सेप्ट का वास्तविक स्वरूप क्या होता है या फिर कॉन्सेप्ट का मीनिंग या फिर अर्थ क्या होता है। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जेएस ब्रूनर एंड कंपेनियंस मैंने लिखा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडल के जो डेवलपर हैं या फिर जिन्होंने विकास किया वो जेएस ब्रूनर और उनके सहयोगी हैं। उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट के प्रकृति को समझाने हेतु प्रयोग। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के थ्रू के द्वारा जब शिक्षक अपने छात्रों को कुछ बताते हैं तो उसकी सहायता से जो छात्र जो होते हैं उक्त कॉन्सेप्ट यानी जिस कॉन्सेप्ट के बारे में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसके प्रकृति, उसके नेचर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और इसीलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है नए कॉन्सेप्ट के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयोग। अर्थात ये हुआ कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का प्रयोग शिक्षक किसी भी छात्रों में उस कॉन्सेप्ट के प्रति अच्छा स्पष्ट उसकी व्याख्या हो जाए, उसकी व्याख्या प्रभावशाली हो जाए और उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाए के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है सोचने की व्यूह रचना तथा अवधारणा निर्माण हेतु। जाहिर सी बात है इस प्रतिमान का नाम ही है, इस मॉडल का नाम ही कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कॉन्सेप्ट को अटेन करना, उस अवधारणा को जानना, उस कॉन्सेप्ट का निर्माण कर देना। तो जाहिर सी बात है यह किसी भी बालक के सोचने की जो व्यूह रचना होती है, चिंतन की जो व्यूह रचना होती है, उसको सुदृढ़ करता है और इसके साथ साथ नई अवधारणा के निर्माण में मदद करता है। अब इस मॉडल के साथ साथ, इस मॉडल के द्वारा शिक्षण के साथ साथ छात्रों में एक जो सबसे बड़ी विशेषता जो आ जाती है वो ये है कि उसमें आगमन तर्क, ठीक है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। इसकी जो योग्यता होती है उसमें वृद्धि आ जाती है। अब यहाँ पे इस मॉडल की जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन और उसके मीनिंग में भी आपको बताया है कि ब्रूनर का यह मान्यता था, ब्रूनर का यह अजम्पशन था कि जब कभी भी कोई बालक वातावरण में आता है तो वातावरण में जो मौजूद वस्तुएं होती हैं उसको जानने का या फिर समझने का प्रयास करता है। वह उन वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर, उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण करता है और फिर एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लेता है, एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है अर्थात कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर लेता है और यहीं पे वह कॉन्सेप्ट को अटेन कर लेता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो अवेयर हो जाता है, उससे रूबरू हो जाता है और उसके मन मस्तिष्क में उस पूरे संप्रत्यय की, उस पूरे अवधारणा की जो धारणा होती है, प्रकृति जो होती है, वो निहित हो जाती है और यही है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। और इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का, इसमें हमने कॉन्सेप्ट की प्रकृति, कॉन्सेप्ट के मीनिंग, अर्थ और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के संक्षिप्त परिचय को जाना है। और यह वीडियो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पार्ट 1 के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद की जो वीडियो होगी जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पार्ट 2 होगा, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के जो बाकी के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें उसका फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम इत्यादि होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।